नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पर कुछ बहुत दिलचस्प सामग्री है। अब हम सब ने स्कूल में तो पढ़ाई है कि बायोलॉजी मतलब जीवन का अध्ययन, लेकिन आज हमारा मिशन इससे कहीं ज्यादा गहरा है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये विज्ञान सिर्फ परिभाषाओं का एक कलेक्शन नहीं, बल्कि एक विचार है जो हजारों सालों में विकसित हुआ है। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि कैसे जीवन का अध्ययन जो था वो एक बिखरी हुई जिज्ञासा से एक संगठित, एक ऑर्गेनाइज्ड साइंस बना। हाँ, और सबसे दिलचस्प सवाल तो ये है कि जिस शब्द बायोलॉजी का हम आज इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं, उसे अपनी पहचान बनाने में लगभग 70 साल क्यों लग गए? 70 साल? हाँ, ये किसी एक जीनियस की कहानी नहीं है, बल्कि एक आइडिया के पकने की, उसके डेवलप होने की कहानी है। तो चलिए इस कहानी को खोल कर देखते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि बायोलॉजी की नींव दो पिलर्स पर टिकी है, कोशिका यानी सेल और जीन। ये शब्द हम जानते तो हैं, लेकिन इनके मायने बहुत गहरे हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है और जीन वो ब्लूप्रिंट है जो जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। और इन दोनों के बीच एक बहुत ही कमाल का सिस्टम काम करता है, जिसे स्रोत होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस, ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सहज है। इसे आप शरीर का ऑटो पायलट या कह सकते हैं इंटरनल थर्मोस्टेट समझिए। अच्छा, जैसे बाहर चाहे कड़ाके की ठंड हो या चिलचिलाती गर्मी, हमारे शरीर का जो अंदरूनी तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहता है। बिल्कुल। जब हमें ठंड लगती है तो हम कांपने लगते हैं ताकि गर्मी पैदा हो, और गर्मी में पसीना आता है ताकि शरीर ठंडा रहे। तो ये सब होम्योस्टेसिस का ही कमाल है। एग्जैक्टली, वही है होम्योस्टेसिस। और ये सिर्फ तापमान तक ही सीमित नहीं है। आपके ब्लड शुगर लेवल से लेकर पानी के संतुलन तक हर चीज को एक स्थिर दायरे में रखने का ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये हर जीवित चीज में मौजूद है। हर जीवित चीज में? हाँ, चाहे वो इंसान हो या एक छोटा सा अमीबा। यही वो अंदरूनी स्थिरता है जो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल में जीवन को संभव बनाती है। जब आप कोशिका और जीन की बात करते हैं तो ये तो बहुत ही सूक्ष्म, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात हो गई। क्या बायोलॉजी हमेशा इतने छोटे पैमाने पर ही काम करती है, या इसकी कुछ शाखाएं बड़े फलक पर भी चीजों को देखती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर बायोलॉजी की खूबसूरती नजर आती है। इसका कैनवस आप कह सकते हैं एटम से लेकर पूरे इकोसिस्टम तक फैला हुआ है। एक तरफ हमारे पास वो शाखाएं हैं जो जीवन के सबसे छोटे पुर्जों को देखती हैं। स्रोत में दो का जिक्र प्रमुखता से है, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होता है। मुझे तो सुनने में भी एक जैसे लगते हैं। इनमें असल में फर्क क्या है? इसे एक रेसिपी की मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए जीवन एक केक है। ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री उस केक की रेसिपी का अध्ययन है। ये देखती है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स शरीर में है, और वो एक दूसरे के साथ मिलकर कौन सी रासायनिक क्रियाएं कर रहे हैं। अच्छा। खाना पचाना, ऊर्जा बनाना, ये सब बायोकेमिकल प्रक्रियाएं हैं। नई दवाइयां जो बनती हैं वो इसी विज्ञान की समझ पर बनती हैं। समझ गई। तो बायोकेमिस्ट्री हुई रेसिपी, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उस रेसिपी से भी एक कदम आगे जाती है। वो ये नहीं देखती कि केक में चीनी और आटा है, बल्कि ये देखती है कि चीनी का एक एक क्रिस्टल और आटे का एक एक दाना आणविक स्तर पर यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे बना है। ओहो, तो ये और भी ज्यादा डीप है। हाँ, ये डीएनए और आरएनए जैसे अणुओं के डिजाइन को समझने की कोशिश करती है। डीएनए में लिखी जानकारी से प्रोटीन कैसे बनता है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्षेत्र है। क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी इसी की देन है। यानी एक क्या पर फोकस करता है और दूसरा कैसे और क्यों पर। और फिर इस स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर हमारे पास वनस्पति विज्ञान, बॉटनी जैसी शाखा है जो पूरे के पूरे जीव यानी पौधों का अध्ययन करती है। एकदम सही। तो बायोलॉजी एक ही साथ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों से दुनिया को देखती है। बिल्कुल, ये जीवन को हर स्तर पर समझने की एक कोशिश है, और इसी कोशिश ने इस विज्ञान को एक नाम दिया। लेकिन उस नाम तक पहुंचने का सफर बहुत दिलचस्प है। हाँ, अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे वाकई में फैसिनेट कर रहा है, बायोलॉजी शब्द का इतिहास। हम जानते हैं कि ये ग्रीक शब्दों बायोस यानी जीवन और लॉजिया यानी अध्ययन से बना है, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति का यूरेका मोमेंट नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं था। ये एक आइडिया था जो 18वीं सदी में जैसे हवा में तैर रहा था।
अच्छा। स्रोत हमें बताता है कि स्वीडिश वैज्ञानिक कार्ल लिनियस ने 1736 में इसका इस्तेमाल किया, लेकिन वो शब्द लोकप्रिय नहीं हुआ। अच्छा। फिर अलग-अलग दशकों में माइकल हेनाव, थियोडोर रोज, कार्ल बर्डेज जैसे कई वैज्ञानिकों ने इसे अपने अपने काम में इस्तेमाल किया। तो मतलब ये एक स्लो प्रोसेस था, रातों रात नहीं हुआ। बहुत ही धीमा, एक ऑर्गेनिक प्रोसेस था। लगभग 70 साल लगे इस शब्द को अपनी जगह बनाने में। हाँ। 1802 में जब गॉटफ्रीड ट्रेवेरेनस ने अपनी किताब बायोलॉजी या जीवन और उसके रूपों का दर्शन प्रकाशित की, तब जाके ये शब्द वैज्ञानिक समुदाय में स्थापित होना शुरू हुआ। तो ये दिखाता है कि वैज्ञानिक शब्दावली भी किसी जीव की तरह विकसित होती है। बिल्कुल, उसे अपना मतलब और अपनी जगह खोजने में समय लगता है। ये किसी एक व्यक्ति का आविष्कार नहीं, बल्कि एक सामूहिक जरूरत की पैदाइश थी। एक ऐसे शब्द की जरूरत जो जीवन के हर अध्ययन को एक छतरी के नीचे ला सके। सही कहा। लेकिन जीवन को समझने की ये जरूरत तो बहुत पुरानी है। बायोलॉजी शब्द भले ही 18वीं सदी का हो, पर इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं। स्रोत में मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत और चीन का भी जिक्र है। हाँ, उन सभी प्राचीन सभ्यताओं ने अपने आसपास की दुनिया को समझा था। उन्हें पता था कि कौन से पौधे औषधीय हैं, कौन से जानवर पाले जा सकते हैं। ये ज्ञान बहुत व्यावहारिक था, मतलब जरूरत से पैदा हुआ था। लेकिन आधुनिक बायोलॉजी की जो वैचारिक नींव है, जैसा कि स्रोत बताता है, वो प्राचीन यूनान में रखी गई। तो यूनानियों ने क्या अलग किया? यूनानियों ने इसे सिर्फ क्या के नजरिए से नहीं, बल्कि क्यों के नजरिए से देखना शुरू किया। उन्होंने इसे दर्शन और तर्क से जोड़ा। और यहीं पर कुछ बहुत बड़े नाम सामने आते हैं, जैसे हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने बीमारियों को दैवीय प्रकोप या अंधविश्वास से अलग करके उनके प्राकृतिक कारणों को खोजने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। ये एक जबरदस्त छलांग थी। और फिर आते हैं अरस्तु। स्रोत उन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहता है, और ये कोई छोटी उपाधि नहीं है। एक मिनट, जब हम अरस्तु को जनक या फादर कहते हैं, तो उस समय विज्ञान की परिभाषा क्या थी? क्या वो आज के वैज्ञानिकों की तरह लैब में काम कर रहे थे, या वो बस एक दार्शनिक थे जो प्रकृति के बारे में लिख रहे थे? मतलब आज के पैमानों पर क्या उनका काम साइंटिफिक माना जाएगा? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है नहीं। अरस्तु के पास कोई लैब या आधुनिक उपकरण नहीं थे। उनका तरीका था अवलोकन, वर्गीकरण और तर्क। वो घंटों समुद्र किनारे बैठकर जीवों को देखते, उनकी शारीरिक रचना का अध्ययन करते, उनके व्यवहार को नोट करते। उन्होंने 500 से ज्यादा प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया। 500 से ज्यादा, बिना किसी उपकरण के? हाँ, उन्होंने जीवों को खून वाले और बिना खून वाले जीवों में बांटा, जो आज के वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के वर्गीकरण का एक बहुत ही आदिम रूप था। तो हाँ, उनका तरीका आज के कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट जैसा नहीं था, लेकिन वो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन और तर्क पर आधारित था, जो वैज्ञानिक विधि की आत्मा है। पर क्या उनके अवलोकन हमेशा सही होते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। अरस्तु का एक बहुत प्रसिद्ध विचार था स्पॉन्टेनियस जनरेशन का। स्पॉन्टेनियस जनरेशन? हाँ, यानी उनका मानना था कि कुछ जीव निर्जीव पदार्थों से अपने आप पैदा हो जाते हैं, जैसे कीचड़ से मेंढक या मक्खियां। कीचड़ से मेंढक? ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। हाँ, और ये विचार लगभग 2000 साल तक सही माना जाता रहा, जब तक कि बाद में लुई पास्चर जैसे वैज्ञानिकों ने इसे गलत साबित नहीं किया। तो अरस्तु का महत्व सिर्फ उनके सही होने में नहीं, बल्कि सवाल पूछने और एक व्यवस्थित ढांचा बनाने की पहली गंभीर कोशिश में है। और ये विरासत उनके शिष्य थियोफ्रेस्टस ने आगे बढ़ाई। स्रोत उन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी कहता है। ये एक अद्भुत गुरु शिष्य परंपरा है ना? बिल्कुल। थियोफ्रेस्टस ने भी वही तरीका अपनाया जो अरस्तु का था, लेकिन पौधों के लिए। उनकी किताब इंक्वायरी इनटू प्लांट्स एक मील का पत्थर है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि कौन सा पौधा कैसा दिखता है, बल्कि उन्होंने पौधों को उनकी संरचना के आधार पर वर्गीकृत करने की कोशिश की। पेड़, झाड़ियां, जड़ी बूटियां। ये पौधों को सिर्फ खाने लायक या जहरीला से आगे बढ़कर समझने की पहली कोशिश थी। एग्जैक्टली। इन दोनों ने मिलकर बिना किसी तकनीक के, सिर्फ अपनी आंखों और दिमाग का इस्तेमाल करके जीव विज्ञान के 2 सबसे बड़े स्तंभों की नींव रखी। आप बार बार बिना किसी तकनीक के कह रही हैं। इसका मतलब है कि एक सीमा थी, वो सिर्फ वही देख सकते थे जो नंगे आंखों से दिखाई देता था। और यही कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है 17वीं शताब्दी के अंत में। स्रोत एंटोनी वॉन लूवेनहॉक और उनके माइक्रोस्कोप का जिक्र करता है।
उन्होंने माइक्रोस्कोप को बेहतर बनाया और अचानक इंसानियत को एक पूरी नई दुनिया के दर्शन हुए। और उन्होंने जो देखा होगा वो कितना अजीब और अविश्वसनीय रहा होगा। स्रोत में इसका जिक्र है कि उन्होंने पहली बार तालाब के पानी की एक बूंद में तैरते हुए हजारों छोटे छोटे जंतु देखे। हाँ, जिन्हें उन्होंने एनिमल्क्यूल्स कहा। आज हमें पता है कि वो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ थे, पर उस जमाने के लिए तो ये किसी दूसरी दुनिया की खोज करने जैसा रहा होगा। ये सोचना ही कितना रोमांचक है। ये एक पैराडाइम शिफ्ट था। बायोलॉजी अब सिर्फ दार्शनिक अवलोकन का विषय नहीं रह गई थी। अब ये एक प्रयोगात्मक, एक एक्सपेरिमेंटल साइंस बन गई थी। अब हम उन कोशिकाओं को देख सकते थे जिनकी बात हम शुरू में कर रहे थे। सही। जीवन के रहस्यों को अब बड़े पैमाने पर नहीं बल्कि सूक्ष्म स्तर पर खोजा जा सकता था। ल्यूएनहॉक ने बायोलॉजी के लिए दरवाजों का एक ऐसा सेट खोला जो अरस्तु कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोएं तो इसका क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि बायोलॉजी जीवन का अध्ययन है जो कोशिका और जीन पर आधारित है और होम्योस्टेसिस के जरिए खुद को संतुलित रखता है। हमने इसकी शाखाओं के विशाल दायरे को भी समझा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डीएनए से लेकर बॉटनी के विशाल पेड़ों तक। और हमने ये भी देखा कि इसकी कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती। ये जिज्ञासा से शुरू होती है, यूनानी तर्क से एक ढांचा पाती है और फिर एक तकनीकी आविष्कार से पूरी तरह बदल जाती है। तो यहाँ मुख्य बात सिर्फ ये नहीं है कि बायोलॉजी एक पुराना और नया विज्ञान है। ज्यादा गहरा टेकअवे ये है कि ये विज्ञान लगातार अपना पैमाना बदलता रहा है। कभी ये पूरी प्रजाति को देखता है, कभी एक कोशिका को और कभी एक अकेले अणु को। और ये भी कि ये एक आत्म सुधार करने वाला विज्ञान है। अरस्तु ने एक नींव रखी, लेकिन विज्ञान उनकी गलतियों को सुधार कर ही आगे बढ़ा। ये किसी एक जनक की कहानी नहीं है, बिल्कुल, बल्कि ज्ञान की एक सतत यात्रा की कहानी है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ज्ञान कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, जैसे अरस्तु से थियोफ्रास्टस तक, और कैसे एक तकनीकी आविष्कार जैसे माइक्रोस्कोप पूरे विज्ञान की दिशा और दशा बदल सकता है। आज की इस चर्चा में हमने बायोलॉजी को सिर्फ एक विषय की तरह नहीं, बल्कि एक विकसित होती कहानी की तरह देखा। हमने उसके नामकरण के पीछे की धीमी प्रक्रिया को समझा और अरस्तु से लेके ल्यूवेनहॉक तक के सफर पर नजर डाली, जिसने इसे एक ठोस वैज्ञानिक आकार दिया। जाते जाते एक विचार छोड़कर जाता हूं। स्रोत में उल्लेख है कि आधुनिक जीव विज्ञान की नींव प्राचीन यूनान में रखी गई, लेकिन उसमें मेसोपोटामिया, मिस्र और भारत जैसी पुरानी सभ्यताओं का भी संक्षिप्त जिक्र है। हम अक्सर इन परंपराओं के ज्ञान को अवैज्ञानिक कहकर खारिज कर देते हैं क्योंकि वो आधुनिक वैज्ञानिक विधि के ढांचे में फिट नहीं बैठता। लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उन प्राचीन परंपराओं में प्रकृति को देखने या समझने के कुछ ऐसे तरीके थे जो पूरी तरह से अलग थे? क्या जीवन को समझने का कोई और भी नजरिया हो सकता है जिसे हमने तर्क और अवलोकन की अपनी आधुनिक दौड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया हो?